नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर लगातार आप सभी के सामने सरकार विफल दिखाई दी है। ऐसे में एक मुद्दा सुरक्षा का भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके उदाहरण आए दिन आप सभी को देखने के लिए पहले भी मिले हैं और आज भी आप सभी को मिलते रहते हैं। तो ऐसे में चार बड़े स्तंभ होते हैं किसी भी अगर बात करें सरकार के लिए। अगर इस पर सही तरीके से कार्य किया जाए तो आम जो जनमानस है उनके लिए बहुत ही राहत भरी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है तब से शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सारी की सारी जो पोल है वो खुल चुकी हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ कोरोना के चलते शिक्षा पूरे तरीके से बंद हो चुकी है क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन संसाधन नहीं है। प्राइवेट या फिर सरकारी संस्थाओं के अंदर या फिर जिस प्रकार ऑनलाइन कार्य देखने के लिए मिलेगा तो स्मार्टफोन लेने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं है। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है सबके पास में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि राम भरोसे चलती हुई दिखाई देगी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। मरीजों के इलाज की इंतजामी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती कायम की है। इससे पहले आपको पता है जब चुनाव हुए थे उस समय पर अगर ऐसी सख्ती होती या फिर उनको स्थगित किया जाता तो हालात बद से बदतर नहीं होते, है ना। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं कि समाधान भी बताएं। 4 महीने दुरुस्त करें सेवाएं। 5 मेडिकल कॉलेज अगर बात करें SGPI और जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगले 4 महीने प्रदेश के गाँव में छोटे शहरों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार ध्यान दे। कोर्ट ने सुझाव दिए कि सरकार को अगली तारीख से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सभी नर्सिंग होम को लेकर अभी तमाम जानकारी आप सभी के सामने आ जाती हैं, जहां पे बताया गया कि 3 लाख की आबादी पर 30 बेड वाला जो अस्पताल है वो देखने के लिए मिला है। तो इससे आप सभी हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप जानते हैं ये सारी चीज़ें आप सभी को पहले से पता है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो या बेड की कमी को लेकर हो या फिर अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों के हालात को लेकर। भर्तियाँ भी तय समय पर नहीं होती, तो ऐसे में स्टाफ की भी कमी है। लेकिन ऐसे में वहीं दूसरी तरफ बात करें एक और अपनी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है व्हाट्सएप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को लेकर वैसे तो तमाम समस्याएं आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अब ऐसे में व्हाट्सएप के माध्यम से नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया गया है, जिसका लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले तो विरोध किया। उसके बाद में ये मामला हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो नियम लाए गए या फिर जो प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारतीय IT कानून के खिलाफ है। तो ऐसे में इस कानून को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए रद्द करने की जो मांग है वो की गई है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से दादागिरी चलाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि व्हाट्सएप की निजता नीति भारतीय IT कानून के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बात को माना है। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में बताया कि वह व्हाट्सएप की नई गोपनीय नीति को लेकर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT कानून नियमों के उल्लंघन के रूप में देखता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह स्पष्ट करने के निर्देश मांगता है। व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को लेकर जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिली है। 15 मई से नीति लागू कर दी गई, जिसमें आप सभी की वीडियो कॉल, SMS या फिर वॉइस कॉल वगैरह बंद करने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। ऐसे में जुकरबर्ग के जवाब का जो इंतजार है वो केंद्र सरकार कर रही है। उसके बाद में आगे का जो फैसला है वो हो सकता है। और कहीं ऐसा ना हो कि टिकटॉक की तरह इसको भी बैन कर दिया जाए। उससे पहले आप सभी कहीं ना कहीं अपना एक नया अकाउंट किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य बना लें। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है व्हाट्सएप को लेकर लगातार खींचातानी जारी है केंद्र सरकार साथ है व्हाट्सएप के बीच में। वहीं आप सबको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्रों के माध्यम से मांग है वो की जा रही है। लगातार इसको लेकर छात्रों के माध्यम से कई ट्विटर वार किए गए। हाल ही में जो ट्विटर वार हुए थे उसके अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। साथ में कई राजनेताओं के माध्यम से इसको लेकर समर्थन भी मिला और पत्रकारों के सामने सरकार के माध्यम से कई बयान भी देखने के लिए मिले हैं। तो अब ऐसे में छात्र जिस प्रकार की माहौल को यहाँ बना करके बैठ गए हैं कि जल्दी से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से नई 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं।
उसी के क्रम में छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से नए ट्विटर वार की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। छात्रों का कहना है कि अब तो जो आगाज़ है वो हो चुका है, इस युग को बदलने की तैयारी है। जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो जाता तब तक जो संघर्ष है वो जारी है। तो ऐसे में लगातार छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मांग है वो की जा रही है। 20 मई सुबह 11 बजे से इस ट्विटर वार आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए देशव्यापी ट्विटर अभियान 20 मई को एक बार फिर से होने वाला है, जिसके अंदर सुबह 11 बजे से आप सभी के सामने चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही अगर बात करें ट्विटर की हैशटैग के बारे में, वो अभी आप सभी को नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि 20 तारीख को इसको रिवील करेंगे, जिससे कि यहाँ पर लीक ना हो और मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंड भी कर जाए। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से 20 तारीख को एक बड़ा अभियान होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ें, क्योंकि जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बच्चा भी जब छोटा होता है, जब वो दूध के लिए रोता है तभी उसको दूध मिलता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, आप लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करें, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो लगातार अपनी मांग तो सरकार के सामने रखते रहें, जिससे कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो आप सभी की पूरी करे। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर अब आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे तृतीय और सातवें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी देखेंगे, प्रदेश के राजकीय स्नातक सातवें स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस बार भी थर्ड और फोर्थ श्रेणी वाले जो कर्मचारी होंगे उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके लिए बजट का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की अगर हम बात करें, उनकी ओर से प्राचार्य के पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्चे के बारे में जो जानकारी है वो भेजने को कहा गया है। कोविड के दौर में राजकीय महाविद्यालय में कामकाज ठप न हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में आउटसोर्सिंग मानक पद में राजकीय महाविद्यालय का जो बजट प्रावधान किया गया है, बजट के प्रावधान के सापेक्ष बजट आवंटन के लिए मांग पत्र की आवश्यकता देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में यहाँ पे बताया गया है कि तृतीय, सातवें, चतुर्थ श्रेणी वाले जो कर्मचारी होंगे उनके जो भी खाली पद आप सभी के सामने आने वाले हैं, जो कि आप सभी के स्नातक सातवें स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर होंगे, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो फैसला है वो 1 जून से आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसी जानकारी आप सभी के सामने दी जा रही है। साथ ही 30 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी भी है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में यहाँ बताया गया कि वो प्रमोट किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कल की तारीख के अंदर एक स्कीम वायरल कर दी गई, जिसके अंदर बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जून से जो परीक्षाओं के आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पूरे तरीके से फर्जी कार्यक्रम आप सभी को देखने के लिए मिला। अब ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम के माध्यम से पहले ही कहा गया था कि भाई 20 तारीख के बाद में नई तारीखों को लेकर जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। अचानक से कहीं ना कहीं नया कार्यक्रम जारी होना मेरे लिए भी शॉक्ड था, लेकिन जब तक अधिकारिक नहीं आया तब तक आप सभी को बताया नहीं गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 1 जून के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर जो फैसला होगा वो 1 जून से आपको देखने के लिए मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार मतलब कि शिक्षा मंत्री के माध्यम से सीबीएसई के साथ सभी राज्यों के बोर्ड के माध्यम से, चाहे वो यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है या फिर जितने भी बोर्ड हैं, उन सभी से यहाँ पे जो सुझाव है मांगे गए हैं कि 12वीं की परीक्षा कराने का जो फैसला है वो 1 जून को होगा। ये फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अगर बात करें, राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में निशंक ने सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा से बात की है। उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र के राज्य की पहल और साथ में भविष्य के रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में मंत्री का कहना है कि कोरोना काल में राज्यों की शिक्षा के तहत लगभग अगर बात करें 5,784 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन जो भी हो, मेन चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि 1 जून को यहाँ पे जो फैसला है वो लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है, जो कि सभी राज्यों के अनुसार देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो 1 जून के बाद में परीक्षाओं को लेकर जो फैसला है वो हो सकता है, लेकिन 15 जून से पहले परीक्षा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 30 लाख छात्रों के बारे में बड़ी अच्छी खुशखबरी को लेकर, यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारियां हैं। यूपी बोर्ड की अगर बात करें, हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत लगभग 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को छमाही प्री बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक साथ में पूर्णांक की परिषद वेबसाइट पर मांगा है। यह सूचना मंगलवार शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है, यानी इस संबंध में जल्दी जो निर्णय वो लेने की आसार है। माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा परिषद की अगर बात करें, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं 2021 में अब तक नहीं हो सकी हैं। आमतौर पर ये परीक्षाएं फरवरी या मार्च के अंदर हो जाती हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पहले पंचायती चुनाव, उसके बाद में आप सभी को पता है कि यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के चलते दोनों परीक्षाएं देखने के लिए नहीं मिली हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि अब आप सभी का जो डाटा है वो मांगा गया है प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर। कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि हाई स्कूल परीक्षार्थियों की छमाही और साथ में वार्षिक परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 18 मई शाम तक उनको अपलोड करा दिया जाए और उसके बाद में जो आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। इन शॉर्ट अगर समझने का प्रयास करें तो यूपी बोर्ड छात्रों को यहाँ पे प्रमोट करने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं, ऐसे अंदाजे हैं। उम्मीद है कि जल्द आप लोगों को यहाँ से ये खुशखबरी भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी 12वीं के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, उम्मीदें ऐसी कि परीक्षा के अनुसार ही पास किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लगभग 5100 पदों पर। जैसा कि आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि 5121 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। जूनियर एसोसिएट के बारे में जानकारी आप सभी के सामने दी गई है, जिसमें आपकी न्यूनतम जो आयु 20 से 28 मांगी गई है। 750 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। अगर आपने किसी में भी स्नातक किया है तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। भर्ती आपको चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा और भी कई राज्यों के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में 20 मई इसकी अंतिम तारीख रखी गई है और साथ में जो इसकी परीक्षा होगी वो जून के अंदर संभावित है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी पीएससी से खुशखबरी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार छात्रों के माध्यम से यहाँ पे इंतजार किए जा रहे थे। वैसे तो यूपी पीएससी के माध्यम से काफ़ी लंबे समय से खुशखबरियाँ देखने के लिए नहीं मिली हैं। हज़ारों की संख्या में छात्रों की अलग अलग मांगे हैं, लेकिन उसको लेकर जो फैसला है वो अध्यक्ष के माध्यम से नहीं लिया गया, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे, है ना। अब आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि यूपी पीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो आज से ज्वाइन कर लेंगे और ऐसे में जैसे ही उनके पास ज्वाइन होंगे उसके बाद में अभ्यर्थियों की ढेरों उम्मीदें देखने के लिए मिलेंगी। मांग उनकी कहीं ना कहीं काफ़ी यहाँ पे होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से जो परीक्षाएं यहाँ पे स्थगित हुई हैं उनको तय समय पर किस प्रकार करवाना है, या फिर जो मामले लटके हुए हैं सीबीआई जाँच को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले देखने के लिए मिले हैं। तय समय पर परीक्षाएँ नहीं करवाई जाती, छात्रों को एक एक दो मौके के लिए तरसना पड़ता है, सीटों की संख्या खाली चली जाती है और भी कई ऐसी मांगें हैं जिनसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर कि छात्र बैठे हुए हैं। अब नए चेयरमैन आए हैं तो कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, नवनियुक्त अध्यक्ष चयनित की अगर बात करें 18 मई को, मतलब कि आज प्रदेश की सरकार के 18 अप्रैल को ही उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे पद पर नियुक्त कर दिया था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में तकरीबन 1 माह का जो समय वो लग गया। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार नए अध्यक्ष अगर बात करें मंगलवार सुबह ज्वाइन करेंगे। अभ्यर्थियों को आयोग के नए अध्यक्ष से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। काफ़ी लंबे समय से आप सभी को पता है जो भर्तियाँ वो लटकी हुई हैं और उनको लेकर जो फैसले वो देखने के लिए मिल सकते हैं। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नया आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे छात्रों के मन में सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि अब जो थर्ड चयन सूची वो कब देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जो अधिकारियों के माध्यम से बताया गया था कि 18-19 को एक बैठक होगी, मतलब कि 19 को होने वाली है। अब उस बैठक के अंदर नए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डाटा है वो मांगने की तैयारी की जा रही है। एक नया कॉलम जोड़ दिया गया जिसमें महिला और पुरुषों की जानकारी मांगी गई है। अब इसमें समय कितना लगेगा, हो सकता है कि 1 दिन के अंदर हो जाए या फिर 2 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन इससे पहले जो जानकारियां दी जा रही थी उनका कहना था कि 20 तारीख के आसपास तक जल्दी थर्ड चयन सूची को लेकर यहाँ पे जो तैयारी है वो देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे आज एक बैठक होने वाली है और बैठक के बाद में काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस बैठक के अगर हम अंदाजे लगाएं या फिर अनुमान के आधार पर समझें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को लेकर डिस्कशन होगा कि जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। अब छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, क्योंकि इससे पहले लगभग 3-4 महीने इन्होंने डाटा खेलते खेलते लगा दिए हैं। जब यहाँ पर मुख्य सचिव के माध्यम से डाटा मांगा गया सचिव से, तो सचिव के पास भी डाटा नहीं है, उन्होंने बीएससी से डाटा मांग लिया और लगभग यही आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में उम्मीदें ज़्यादा थी कि आप सभी के सामने 20 तारीख से पहले सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, अधिकारियों का कहना भी था। लेकिन क्या आदेश आया है, क्या कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिली है, या फिर पुराना डाटे के अंदर क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से दोबारा से यहाँ पे जो डाटा है वो मांगा गया है। हालांकि इसके बारे में ये जानकारी नहीं दी गई कि सभी जिलों से डाटा मांगा गया या फिर कुछ जिले यहाँ पे रह गए थे, क्योंकि इससे पहले बताया गया था कि जो सत्यापन नहीं करवाया गया वो सिर्फ 7 जिलों के माध्यम से नहीं करवाया है। तो ऐसे में उम्मीद थी कि जल्दी से वो 7 जिले यहाँ पर अपना सत्यापन करते हुए थर्ड चयन सूची को लेकर जो आगे की कार्यवाही वो दिखा देंगे। लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर डाटा की मांग की गई है। हालांकि इसके बारे में आज जानने का प्रयास किया जाएगा कि इस मामले को लेकर क्यों बार बार डाटा मांगा जा रहा है, पहले जो डाटा मिला था उसमें क्या कमियां थी, क्या इसमें कितना समय लग सकता है,
क्योंकि इससे पहले भी जब डाटा भेजा गया था तो वहाँ पे जानकारी मिल गई थी कि 1 से 2 दिनों के अंदर रिक्त पदों की संख्या की जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी, लेकिन उम्मीदें इस बार बिल्कुल नहीं थी कि दोबारा से डाटा मांग लिया जाएगा। अब ऐसे में छात्रों का पूछना है कि चयन सूची कब जारी होगी, तो आप सभी के सामने है कि बार बार डाटा मांगते रहेंगे नए नए तरीके से, तो इसे समय लगना बिल्कुल तय है, क्योंकि एक बार इन सभी को डाटा मांगना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नया कॉलम जोड़ देते हैं, फिर बीएसए से मांग की जाती है। जिले के एक जिले का तो है नहीं बीएसए, टोटल 75 जिले के, अगर एक ने भी नहीं भेजा तो फिर मामला लटक जाएगा। तो इसको लेकर छात्रों के माध्यम से आज एक मुलाकात होने वाली है, जिसमें जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर देरी क्यों की जा रही है। क्योंकि इससे पहले उम्मीदें थी कि 20 तारीख के आसपास सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन बार बार आप सभी के सामने आदेश जारी हो रहे हैं। अब जो चयन सूची आने की संभावना है उसको लेकर 1-2 दिन इंतजार कर लें, क्योंकि आज की बैठक के बाद में कितना समय दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आप सभी को शाम तक बताऊंगा, और उसके अनुसार ही आगे की जो कार्रवाई वो आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पॉजिटिव रहिए, काम लगातार जारी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकारियों के या फिर सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी धीमा ही रहता है। क्यों बार बार डाटा मांगा जाए, इसको लेकर शाम तक जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी अपडेट है आप सभी के सामने ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।